हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। चलिए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स एंड साइंस अकेडमी फॉर सीबीएसई पर। तो आज हम लोग आगे की ओर देखेंगे, जहाँ तक कल हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा हुआ है, उससे आगे हम लोग देखेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया हुआ था। तो आज हम लोग यहाँ से देखना शुरू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसे आज हम लोग देखेंगे। वी कैन डिस्क्राइब अ साउंड वेव बाय इट्स। तीन चीज़ों की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है फ्रीक्वेंसी, दूसरा एम्पलीट्यूड और तीसरा स्पीड। ये तीन चीज़ों के हेल्प से हम साउंड को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अ साउंड वेव इन अ ग्राफिकल फॉर्म एज शोन इन फिगर 11.6। आगे हम लोग जब चलेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ग्राफिकल फॉर्म में साउंड को रिप्रेजेंट करवाया हुआ है, दिखाया हुआ है। तो उस चीज़ को हम लोग आगे पेज स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पता चलेगा कि यहाँ आप ध्यान से देखो, ये आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये जो चीज़ें आपको सामने नजर आ रही है, ये ग्राफिकल फॉर्म में साउंड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब हमारे साथ बने रहें। तो चलिए, अभी फ़िलहाल हम लोग अपने पेज पर चले आते हैं, जहाँ हम लोग अभी पढ़ रहे थे। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने क्या देखा कि विच रिप्रेजेंट हॉट डेंसिटी एंड द प्रेशर चेंज व्हेन द साउंड वेव्स मूव इन। एक मिनट में पेन को इनेबल कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। विच रिप्रेजेंट हॉट डेंसिटी एंड प्रेशर चेंज व्हेन द साउंड वेव्स मूव्स इन द मीडियम। और साथ ही साथ हमें ये बताता है कि ये जो साउंड ग्राफ में शो किया गया है, वो हमें ये बताता है कि साउंड की डेंसिटी क्या है और उसका प्रेशर क्या है। व्हाट इज द डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ द साउंड। तो दो चीजों पर हम फोकस करेंगे, दैट इज डेंसिटी एंड वन इज प्रेशर। बात समझ में आ रही है? चेंजेस व्हेन द साउंड वेव्स मूव इन द मीडियम, और ये दोनों ही क्या होते हैं, चेंज करते हैं। कब? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करते हैं। चेंजेस व्हेन मूव्स इन अ मीडियम, जब मीडियम में चलते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने डेंसिटी और प्रेशर दोनों को ही चेंज करने का काम करते हैं। द डेंसिटी एज वेल एज द प्रेशर ऑफ द मीडियम एज गिवन टाइम वेरीज विथ डिस्टेंस। ये प्रेशर और डेंसिटी ये दोनों ही क्या होता है कि वेरी करता है। कब? वेरी इन गिवन वेरियस डिस्टेंस। टाइम वेरीज विथ डिस्टेंस, ये टाइम और डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। अबव एंड बिलो द एवरेज वैल्यू ऑफ द डेंसिटी एंड प्रेशर। फिगर 11.6 एंड उसके बाद आगे जो बात करी है, हम लोग यहाँ देखेंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ डेंसिटी और प्रेशर, ये जो दिखाया गया है यहाँ आपको, ये जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ, इसके एवरेज वैल्यू को, जो अपर वैल्यू है और लोअर वैल्यू है, उस दोनों को इस ग्राफ में इंडिकेट कराया गया है, बताया गया है, दिखाया गया है। तो चलिए पहले एनसीईआरटी क्या कह रहा है उसके हिसाब से देख लेते हैं। इन फिगर 11.6 सी में कह रहा था, एक मिनट देख लेते हैं फिर से। ए एंड बी, 11.6 ए एंड बी रिप्रेजेंट द डेंसिटी एंड प्रेशर वेरिएशन रेस्पेक्टिवली। और ये ए और बी जो आपको ग्राफ अभी पीछे दिखा, उसमें डेंसिटी और प्रेशर दोनों को ही दिखाया गया है। फिगर 11.6 में डेंसिटी को बताया गया और प्रेशर को 11.6 बी में रेस्पेक्टली एज अ साउंड वेव प्रोपगेट्स इन अ मीडियम। और कब? जब साउंड वेव प्रोपगेट करता है किसी मीडियम में। आपको ये पता होगा कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। जबकि वहीं लाइट के बारे में अगर बात करें तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है। समझ रहे हैं बात को? इसे कोई आवश्यकता नहीं होती है मीडियम की। ठीक है, तो चलिए, कंप्रेशन एंड द कंप्रेशन आर द रीजन कंप्रेशन आर द रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, दो टर्म को अभी हम लोग देखेंगे कि दोनों क्या होता है, उसके बारे में जान लेंगे। कि कंप्रेशन वो रीजन है जहां पार्टिकल क्या होते हैं, कि पार्टिकल क्राउडेड होते हैं। क्राउडेड मतलब एक दूसरे का साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, सटे हुए होते हैं एक दूसरे के पास। एंड द रिप्रेजेंट द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व, और जहां कंप्रेशन होता है वहीं ग्राफ में अपर पोर्शन बनता है। अभी इस जगह देखें, आप ध्यान दें कि आप जब ग्राफ को देखेंगे तो वहां आपको ये दिखेगा इस तरह से। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो कि आप जो ये देख पा रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, नाउ दिस इज हाइयर पोर्शन, हाइयर, और ये
लोअर, इसका भी कुछ स्पेशल नाम होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे, अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं जानबूझकर। ये हायर पोजीशन पर है एंड नाउ दिस इज अ लोअर, एट लोअर पोजीशन। तो जहां क्राउडेड होता है, सघन होता है, सटा हुआ होता है, वो पोर्शन हायर पोर्शन होता है, और जहां रेयर मीडियम होता है, एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स दूर रहते हैं, उस कंडीशन में लोअर मीडियम बनता है, लोअर ग्राफ शो करते हैं वहाँ। अब इसके लिए हम लोग आगे यहाँ ग्राफ में एक बार समझ लेते हैं। अब यहाँ देखो, नाउ दिस इज अ सोर्स ऑफ साउंड, दिख रहा है आपको, दिस इज सोर्स ऑफ साउंड। व्हाट्स प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन, स्टाइलस वर्क नहीं कर रहा है। दिस इज सोर्स ऑफ साउंड, ये आपको दिख रहा है, दिस इज सोर्स ऑफ साउंड। अब इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था कि जो ही पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करता है, साउंड प्रोड्यूस होना शुरू होता है, तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, और इसके आसपास में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए, एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड हो गए, एक दूसरे के पास वो क्लोजली पैक्ड हो गए। इस बीच में आपको दिख रहा होगा ये रीजन, नाउ दिस इज द रेयर रीजन, नाउ दिस इज द कंप्रेस्ड, दिस इज द रेयर कंप्रेस्ड, रेयर मीडियम एंड कंप्रेस्ड। तो इस तरह से सीक्वेंस तैयार होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि आपको पिछली क्लास में भी समझाए थे, पिछली वीडियो में, आज यहाँ फिर से एक बार समझ लो। ऐसा इसलिए होता है कि जब साउंड प्रोड्यूस होना, सपोज नाउ दिस इज अ ऑब्जेक्ट वेयर साउंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होना शुरू किया। अब यहाँ तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं इन्वायरमेंट में, दिख रहा है, ये पूरे इन्वायरमेंट में मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, और यहाँ लिसनर है, ठीक है, यहाँ इस पोजीशन पर लिसनर है। तो क्या होता है कि प्रोड्यूस होने के बाद ये मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करता है, ये मॉलिक्यूल दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करता है, दूसरा तीसरे को ट्रांसफर करता है, तीसरा चौथे को ट्रांसफर करता है, चौथा पांचवें को ट्रांसफर करता है। अब इस तरह से आप समझो कि जब आप तालाब के किनारे बैठे हुए हैं और आपने स्थिर पानी में क्या किया, एक कंकड़ को फेंक दिया, तो एक कंकड़ को जो ही आप स्थिर पानी में फेंकते हैं तो क्या देखते हैं कि वेव बनना स्टार्ट हो जाता है उसके चारों तरफ, उसके चारों तरफ वेव जो बनने लगता है, तो आपको नजर आती है कि वो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का जो वेव है वो वाटर सरफेस से थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे की ओर चल रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है और फिर थोड़ा नीचे आ रहा है, कुछ इस तरह से, इस तरह से आपको नजर आता है। तो इस तरह से जो आपको नजर आता है, नो दिस सपोज दिस इज अ मीन पोजीशन वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस है, और इसके आपको ऊपर और नीचे आते हुए क्या होते हैं, वो वेव्स नजर आते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ये होता है कि वो जो मॉलिक्यूल जिस जगह आपने स्टोन को हिट किया, उस पोजीशन पर वाटर जो है एनर्जी गेन किया। इससे पहले वो वाटर के पास एनर्जी था, वो था पोटेंशियल एनर्जी, जो ही आपने हिट किया उसके पास आ गई कैनेटिक एनर्जी, और जब कैनेटिक एनर्जी आता है तो उसमें मूवमेंट वाली एनर्जी जो होती है दैट इज कॉल्ड कैनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं हम लोग कंजर्व्ड एनर्जी, जो बॉडी के अंदर में स्थिर होता है, स्टोर्ड होता है। तो ठीक उसी तरह से साउंड के केस में भी यही कंडीशन होता है कि जो ही साउंड प्रोड्यूस होना शुरू होता है वो कैनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में आता है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी में आने के बाद, पोटेंशियल एनर्जी में आने के बाद चीज़ों को वो क्या करता है, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को हिट करना शुरू करता है, और वो तब तक हिट करता रहता है जब तक कि उसकी एनर्जी खत्म ना हो जाए। ठीक उसी तरह से आपने क्या किया कि पॉन्ड में बैठे बैठे आपने तालाब में पत्थर को फेंका, और पत्थर का वो जो वेव है तब तक वो आगे की ओर मूव करता रहता है जब तक कि उसकी एनर्जी क्या हो जाए, खत्म ना हो जाए। जिस पोजीशन पर आके उसकी एनर्जी खत्म हो गई, उस पोजीशन पर क्या हो जाएगा, वो वेव वहीं रुक जाता है। मान लो कि यहाँ तक पहुंचा और इस जगह उसकी एनर्जी खत्म हो गई, तो इसके आगे अब वो नहीं जा पाएगा। ठीक उसी तरह से साउंड की भी कुछ कैपेसिटी होती है जो इस तरह से मूव करने का काम करती है, वो जो एयर मॉलिक्यूल्स को मूव कराती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कंप्रेशन आर द रीजन वेयर कंप्रेशन आर द रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड, क्या होते हैं, वो क्राउडेड होते हैं टुगेदर एंड द रिप्रेजेंट द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व। अब इस बात को ध्यान देने वाली बात है कि वो जो शो करता है क्राउडेड पोर्शन, वो क्या शो करता है, द अपर पोर्शन ऑफ कर्व। ये कर्व कौन सा, जो आपने देखा ग्राफ पे, सोन इन 11.c, यहाँ आपको दिखेगा। यहाँ आप ध्यान से तीनों ग्राफ को कंपेयर करके देखो, ये रीजन जो आपको दिख रहा है, ये रीजन क्राउडेड है। यहाँ अगर देखें तो क्राउडेड रीजन है, और इसके पास कौन सा पोजीशन बना है, अपर पोजीशन। उसके बाद जिस रीजन में रेयर मीडियम है, यहाँ भी आप देखो ध्यान से, रेयर मीडियम, और इसके पास क्या मिला है, लोअर पोजीशन। ठीक उसी तरह से यहाँ, 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 उसके बाद ये देख लो, ये देख लो, और उसके बाद ये देख लो। बात समझ में आ रही है? इसकी चर्चा फिर हम लोग आगे करेंगे, फिलहाल अभी हम लोग पीछे चलते हैं जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा हुआ था। द पीक रिप्रेजेंट द रीजन The peak represent the region of maximum compression. Thus, the compression are the region where density as well as pressure is high. और वो रीजन है कंप्रेशन का जहाँ की डेंसिटी क्या होती है,
डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर इज हाई, दोनों ही डेंसिटी और प्रेशर दोनों ही क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है। रेयर फ्रैक्शन आर द रीजन, इसे हाईलाइट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। रेयर फ्रैक्शन आर द रीजन of low pressure where particles are spread apart and are represented by the valley at the lower portion of the curve as shown in figure 11.6c। अब इसकी एक बार और चर्चा कर लेते हैं, अभी फिर हम लोग मूव करते हैं किधर, ग्राफ की ओर। जो हम लोगों ने अभी समझा था फिर से उसे एक बार समझेंगे। अब यहाँ देखो आप ध्यान से, इससे पहले हम लोगों ने जो चर्चा किया वो किसका किया, डेंसिटी जब हाई हो, डेंसिटी एंड प्रेशर बोथ आर हाई, डी एंड पी, डी और पी डिस्प्ले पिक्चर ना समझना, डेंसिटी एंड प्रेशर ये दोनों ही क्या है, हाई है। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, डेंसिटी एंड प्रेशर बोथ आर हाई, ग्राफ एट अपर केस, यहाँ अपर ऊपर की ओर है। और वहीं जब डेंसिटी एंड प्रेशर डी एंड पी, डेंसिटी एंड प्रेशर बोथ आर लो, क्या है, कम है, तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, वैली, घाटी दिख रहा है। दिस इज लुक लाइक वैली, वैली मीन्स कि दो पहाड़ों के बीच की जगह, वैली दो पहाड़ों के बीच की जगह, ये ऐसा दिख रहा है, कुछ माउंटेन है इस तरह से, इसी को हम लोग वैली बोलते हैं, घाटी बोलते हैं, और वैसा ही यहाँ आपको नजर भी आ रहा है। ठीक, चलिए फिर से मुड़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। अ पीक इज कॉल्ड द क्रस्ट। अब यहाँ जो पीक है उसे क्या कहा जाएगा, क्या नाम दिया गया है, इट इज कॉल्ड क्रस्ट, एंड द वैली इज कॉल्ड ट्रॉफ ऑफ द वेव। जो पीक है उसे क्रस्ट, एंड जो वैली है उसे ट्रॉफ। चलिए इसे लिख भी लेते हैं, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ, आप ध्यान से देखो, जो पीक है नाउ दिस इज कॉल्ड क्रस्ट, एंड जो वैली है उसका नाम क्या दिया गया, ट्रॉफ। बातें क्लियर हो रही है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड द वेवलेंथ। अब इसे आप ध्यान से देखें कि वेवलेंथ का कभी कभी आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है, तो इसे हाईलाइट भी चाहे तो कर सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन कॉल्ड वेवलेंथ। क्या कहलाएगा वो, वेवलेंथ। बातें क्लियर हो रही है, उसे हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। अब यहाँ इसका मतलब समझ लो, वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसको समझ लो कि ये क्रस्ट, ये क्रस्ट, ये ट्रॉप और ये ट्रॉप। तो दो क्रस्ट के बीच में यहां से लेकर, अब इसे पॉइंट से इंडिकेट कर देते हैं, नो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेव लेंथ। व्हाट वी से दैट, वेव लेंथ, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेव लेंथ। और ठीक जो ट्रॉप होगा उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे भी वेवलेंथ ही कहेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लैम्डा। लेकिन टू कंसेक्यूटिव होना चाहिए, दो कंसेक्यूटिव होना चाहिए, या तो आप क्रस्ट को ले लो या तो आप ट्रॉप को ले लो, दोनों में से एक क्रस्ट ले लिए एक ट्रॉप, वैसा नहीं, टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रॉप, दोनों में से कोई एक जो कंसेक्यूटिव हो, ठीक है। द वेवलेंथ इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ये ग्रीक लेटर है कॉल्ड एज लैम्डा, एसआई यूनिट मीटर। बात समझ में आ रही है, इसकी एसआई यूनिट जो होगी वो क्या होगी, मीटर। फिर आगे चलते हैं, ये कुछ हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज के बारे में कुछ दिया हुआ है, आगे हम लोग पहले समझेंगे जब साउंड के वेवलेंथ को जिस मेजर करने का काम करेंगे, फ्रीक्वेंसी को, तो फिर वहाँ हम लोग उसकी चर्चा करेंगे कि हर्ट्ज क्या होता है, वो भी समझ लेंगे, अभी इस बॉक्स को भी समझेंगे। फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स। फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं बारंबारता, मीन्स की रिपीटेड एक्शन, कितनी तेजी से वो एक्शन हो रहा है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स, कोई इवेंट जो है वो कितनी तेजी से हो रहा है। अब यहाँ इवेंट अकर कहने का मतलब ये कोई नाच गान का इवेंट तो होगा नहीं, यहाँ जो बातें की जाएगी वो बातें की जाएगी कि कितने टाइम के बाद, कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद, या कितने एक टाइम सर्टेन टाइम इंटरवल में कितनी बार क्रस्ट एंड ट्रॉप जो है वो वेवलेंथ रिपीट हो रहा है, वेवलेंथ कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब कितने वेव्स जनरेट हो रहे हैं। वेवलेंथ रिपीट होने का मतलब ये नहीं कि वेवलेंथ को चेंज करना, वो अभी उसकी अलग बात करेंगे हम लोग। यहाँ कितने बार वेवलेंथ जनरेट हो रहा है, जैसे कि 1 मिनट के अंदर आप किसी ड्रम को साउंड प्रोड्यूस करवाना है, किसी ड्रम को आप कितनी बार पीट पीट रहे हैं, एक गिटार के स्ट्रिंग को आप कितने बार वो बजाने का काम कर रहे हैं, प्लग कर रहे हैं एक गिटार के स्ट्रिंग को,
बात समझ में आ रही है? तो वो उसकी बारंबारता कितनी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स। सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम। आप ये इमेजिन करो कि आप क्या कर रहे हो, एक ड्रम बीट कर रहे हो, ड्रम को पीट रहे हो। हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग द drums in unit time is called frequency of beating of the drum। बेसिकली फ्रीक्वेंसी को आप याद करना कि रिपीटेड एक्शन, बात समझ में आ रही है, ऑफ द योर बीटिंग ड्रम। वी नो दैट व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस्ड थ्रू अ मीडियम। हम लोगों को पता है कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो मीडियम, साउंड प्रोड्यूस होने के बाद हम लोग अगर उसे सुन पाते हैं तो एकमात्र रीजन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। अगर आपके फ़ोन, आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर या आपका टैब जो भी है आपके सामने, उसमें आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके और सामने जो इक्विपमेंट पड़ा हुआ है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बीच के एयर रेसिस्टेंस को हम लोग निकाल दें, एयर को वैक्यूम कर दें या आप दोनों को वैक्यूम में ले जाके छोड़ दिया जाए, तो फिर आपको सुनाई पड़ेगा क्या? तो वहाँ आप अनुभव करेंगे कि आपको सुनाई पड़ना बंद हो गया। इसी के लिए एक एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ये बताने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। एक बेल लिया जाता है, एक बेल को, वो इलेक्ट्रिक बेल होता है, एक बेल को एक जार के अंदर भर देते हैं, ठीक है, एक जार के अंदर भर देते हैं और इसके अंदर एक सेक्शन पंप लगा दिया जाता है। इसके अंदर जब सेक्शन पंप लगाया जाता है तो ध्यान से समझना कि फर्स्ट टाइम में क्या किया गया कि इस बेल को करंट दिया गया, इस बेल को करंट दिया गया, इस बेल ने साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, साउंड प्रोड्यूस स्टार्ट किया, तो इसके सरफेस पर, ये जो जार है, इसके सरफेस पर वाइब्रेशन फील हुआ, वाइब्रेशन फील हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद इससे क्या किया गया, इस सेक्शन पंप की हेल्प से, इस सेक्शन पंप के हेल्प से एयर को बाहर कर दिया गया, मीन्स कि जार को वैक्यूम कर दिया गया। जो ही जार को वैक्यूम करने के बाद, जार को वैक्यूम करने के बाद फिर से बेल को बजाना शुरू किया, बट अब क्या हुआ कि वाइब्रेशन सुनाई पड़ना बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज देयर इज नो मीडियम वेयर साउंड विल ट्रेवल। इसके अंदर कोई मीडियम नहीं बचा जहां की साउंड क्या हो, ट्रेवल कर सके। आई होप कि आपको चीजें यहां तक क्लियर हुई होगी। डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स बिटवीन अ मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू। इसकी जो डेंसिटी होती है वो डिपेंड किस पर करती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू किधर चला गया, ऑसिलेट बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। ये इसकी जो, मुझे लगता है कुछ छूट गया पीछे ना। वी नो दैट we know that when a sound is propagated through a medium, density the density of medium oscillates between a maximum value एंड मिनिमम वैल्यू। जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो लाई करती है कहाँ से, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू किस जगह हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, नाउ दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आ रही है आपको? ये रिपीटेड है, बड़ी तेजी से इसमें हो रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहेंगे, आगे जब हम लोग फ्रीक्वेंसी की चर्चा करेंगे तो वहां बताएंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक है। इसकी फ्रीक्वेंसी इस दोनों के कंपेयर में, इसके तुलना में इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसके तुलना में इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो क्यों है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले फिलहाल अभी हम लोग इधर देख लेते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू के बीच में लाई करता है। द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू then again to the maximum value make one complete oscillation. The number of such oscillation per unit time is the frequency of the sound wave। अब देखो ध्यान से समझो कि ये जो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, सपोज दिस इज द इनिशियल पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये अपर लिमिट तक गया, उसके बाद फिर लोअर लिमिट आया और फिर उसके बाद अपर लिमिट गया यहाँ, तो उस कंडीशन में बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक जब वेव पहुँचता है तो उसे बोलते हैं वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड। अब इसे हम लोग ड्राइंग के फॉर्म में ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है। वेव सपोज यहाँ से चलना शुरू करता है, इस पॉइंट से वेव चलना शुरू किया, ऊपर गया, उसके बाद फिर सरफेस को टच करते हुए नीचे की ओर आया और फिर ऊपर गया
और फिर यहाँ नीचे आया और फिर इस तरह से ऊपर गया। तो अब ध्यान से समझो कि ये वाला पॉइंट जहाँ से वेव जनरेट होना शुरू हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वेव लेंथ। ध्यान से देखो, इधर दिया हुआ है कंप्लीट oscillation, the number of such oscillation per unit time, frequency of the sound wave, it can counted number of the compression in कुछ और ही पढ़ रहे हैं क्या हम लोग? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी एंड द मीडियम oscillates between a maximum value and the minimum value. The change in density from the maximum value to the minimum value, then again to the maximum value, make one complete oscillation. अब यहाँ एक complete oscillation कब होगा? जब ये वेव यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट होगा, पॉइंट ए से चलते हुए अपना मैक्सिमम पॉइंट ये गेन करेगा, उसके बाद फिर उसी पोजीशन पर आएगा जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। उसी पोजीशन का मतलब उसी प्लेस पर नहीं, उसी लेवल पर, ये दिख रहा है आपको। उसके बाद फिर अपने लोअर लिमिट पर आएगा और अगेन जहां से स्टार्ट हुआ था फिर उसी लेवल पर आएगा। तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वन कंप्लीट ऑसिलेशन। बात समझ में आ रही है? द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी। और इसी तरह के ऑसिलेशन एक यूनिट टाइम में कितनी बार कंप्लीट होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। इस बात को भी हाईलाइट कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन सर्टेन यूनिट टाइम। इफ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ द कंप्रेशन और द रेयर फ्रैक्शन दैट क्रॉस अस पर यूनिट टाइम, वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। और यही अगर हम लोग एक ये काउंट कर लें कि पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में कितना कंप्रेशन और कितना रेयर फ्रैक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इस बात को समझो फिर से हम लोग एक ड्रॉ करते हैं ग्राफ। चलो देखो, यहां हम लोगों ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचा है। अब एक पॉइंट को हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं, एक पॉइंट को इंडिकेट कर लेते हैं कि नॉट दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपको दिख रहा है ओ, इसको नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम दिया हमने ओ। ठीक है, अभी अभी जो हम लोगों ने चर्चा किया, क्या बात कही हमने आपसे कि एक पॉइंट से, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेव जो चल रहा है, मीन्स इंक्लूडिंग दिस पोर्शन, मीन्स कि इस तरह से दिख रहा है आपको। इस तरह के कितने क्रस्ट एंड ट्रॉप इस पर्टिकुलर पॉइंट से होते हुए क्रॉस कर रहा है एक यूनिट टाइम में, इन यूनिट टाइम। वो यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपके यूनिट टाइम, वो आप पे निर्भर करता है कि आपने यूनिट टाइम क्या लिया है, या क्वेश्चन पर निर्भर करता है कि क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने यूनिट टाइम क्या कंसिडर किया है। बात समझ में आ रही है? ऑफ द साउंड वेव्स, अब ये फ्रीक्वेंसी वो क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर म्यू। ये जो जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा? म्यू के द्वारा। नाउ दिस सिंबल इज कॉल्ड म्यू। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड म्यू। समझिए बात, समझ रहे हैं बात को? इट्स एसआई यूनिट इज हर्ज, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? हर्ज, सिंबल एच जेड। अब यहाँ हर्ज के बारे में हमने आपसे पहले कहा था कि यहाँ जो बॉक्स में दिया हुआ है उसको समझेंगे। तो चलिए पहले बॉक्स में जो दिया हुआ है उसे एक बार समझ लेते हैं। हेनरिक रुडोल्फ हर्ज, a genius scientist, Henrik Rudolf Hertz was born on 22 Feb 22 फरवरी 1857। ठीक उसी साल जिस समय की भारत में 1857 की 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसी टाइम में इनका जन्म हुआ। इन द हैम्बर्ग जर्मनी एंड एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, ही कन्फर्म जेसी मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बाय हिज एक्सपेरिमेंट। और इनके जो कारनामे हैं, वो कारनामे ये हैं कि इन्होंने मैक्सवेल की जो थ्योरी दी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसे वेरीफाई किया, उसे प्रूव किया, उसे कंफर्म्ड किया। ये मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपको 12th क्लास में पढ़ाई जाएगी। ही लेड द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ रेडियो।
और इन्होंने अभी जो हम लोग इससे रेडियो की बात करते हैं, टेलीफोन की बात करते हैं, जो हम लोग अभी देख पा रहे हैं, टेलीग्राफ की बात हो रही है, टेलीविज़न की बात करें, तो इन सब का जो फाउंडेशन है वो इन्हीं महापुरुष के द्वारा रखा गया था। H.R. हर्ज, हेनरिक रुडोल्फ हर्ज। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़े ही मजेदार हैं, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाद में इसे प्रूव करने का काम जो है एक महापुरुष ने किया, उनका नाम था सर अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन का नाम जरूरी सुना होगा। जब भी कभी जीनियस की बात की जाती है तो सबसे पहले नाम किनका आता है, किनका एग्जाम्पल दिया जाता है, आइंस्टीन का। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हेनरी रुडोल्फ हर्ज साहब ने दिया था, उसको प्रूव करने का काम किन्होंने किया, सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाज नेम्ड हर्ज इन हिज ऑनर। और फ्रीक्वेंसी का जो एचआई यूनिट रखा गया वो हर्ज रखा गया, किनके नाम पर, सर हेनरिक रुडोल्फ हर्ज के नाम पर। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इनके रेस्पेक्ट में वो नाम रखा गया। अगर आप हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर अगली वीडियो में, हम लोग अगली क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लास। यहाँ लिख देते हैं इन नेक्स्ट क्लास। चलिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, आपका दिल से धन्यवाद। मिलते